हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। चलिए प्रीमिक्स 24 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 ऐसे सवाल देखते हैं जिनसे आपके बेसिक्स टेस्ट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को बेस्ट एक्सप्लेन करता है? तो द आंसर दोस्तों इसका रहेगा डी, फ्रीडम विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो उससे बेस्ट डेफिनेशन पूछी जा रही है। और जब आप लिबर्टी पढ़ते हो तो कम से कम कई बार आप ये कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे कि जो भी लिबर्टी होगी वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। लिबर्टी या फ्रीडम जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उसे हमेशा लॉ के साथ अबाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं किसी को एब्सोल्यूट अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल एक्शन के लिए फ्रीडम दे दूं तो वो उसकी फ्रीडम है, लेकिन वो इसके इस्तेमाल करके दूसरे की फ्रीडम को वायलेट कर सकता है, वो दूसरे की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लॉ और लीगल कंस्ट्रेंट्स लगाए जाएंगे फ्रीडम के ऊपर। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट ना हम एनसीईआरटी के अंदर कवर करते हैं, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तो खास तौर पे 9th 10th 11th 12th सारी एनसीईआरटीज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी मैंने कवर की है। और इन सभी सब्जेक्ट्स की गहराई में जाके हम ये देखते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन सब चीज़ों में एनसीईआरटी किस तरीके से मदद करता है। पॉपुलर जो मार्केट में कंसेंसस आजकल फैला हुआ है कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता पेपर में। I have given the paper 4 times and I beg to differ. NCERT से कुछ नहीं आता पेपर में might be correct in a primary form. सीधा सीधा अगर देखा जाए कि वहां से क्वेश्चन उठा के नहीं आया, but there are several concepts which you are aware of, then you can reach the answers in the UPSC prelims. अब चाहे वो बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिगिनर्स के लिए है कि वो मार्केट में चलती हुई बातों को ज़्यादा अपने आप को अफेक्ट ना होने दें। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स में से विच ऑफ द कॉन्सेप्ट और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए। सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज नीदर, बिकॉज Here the definition that is given is of negative liberty. यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो negative liberty की है दोस्तों। तो negative liberty या liberty का negative जो point of view है वो ये कहता है कि आप एक दायरा बना लो, है ना, एक स्फीयर बना लो या एक एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बना लो, और उसके अंदर कोई भी बंदा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो स्टेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट लिबर्टी। सो इफ आई हैव अ फ्रीडम टू डू समथिंग, देन नो वन शुड इंटरफेयर इन दैट फ्रीडम, बी इट द स्टेट, बी इट द गवर्नमेंट, बी इट द सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पे जॉन लॉक एक मिडीवल एरा के फिलोसफर है, और उन्होंने ये कहा कि कुछ अधिकार जो होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये ऐसे राइट्स होते हैं जिनको कभी भी वायलेट नहीं किया जा सकता, एंड ही कॉल्स देम नेचुरल राइट्स। नाउ इफ दैट फ्रीडम इज वायलेटेड इवन बाय द स्टेट और इवन बाय द गवर्नमेंट, देन दैट स्टेट कैन बी रिमूव्ड, उस गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। आप समझे इस बात को। नेगेटिव परसेप्शन या नेगेटिव व्यू ऑन लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि वो लिबर्टी को नेगेटिव लाइट में देखता है या वो पेसिमिस्टिक व्यू रखता है लिबर्टी का, है नहीं। नेगेटिव का मतलब है कि seeing it from a perspective which cannot be violated. Now, second है positive liberty. Positive liberty कहता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करें, और उन कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की आपके पास पूरी आज़ादी हो, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम बना हो जिससे आप अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकें, आप सोसाइटी को बेनिफिट कर सके और आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सके। तो महात्मा गांधी जिस तरीके की फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, या कुछ रूसो जो है एक फिलोसफर, यूरोपियन फिलोसफर है, स्विस फ्रेंच फिलोसफर है रूसो, वो भी ऐसी बात करते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। दैट मीन्स द फ्रीडम टू डेवलप योर कैपेबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू यू। सो इसमें कोई नेगेटिव कंसेप्शन नहीं है, कहने का मतलब दोनों गलत नहीं है, उन दोनों में से कोई गलत कंसेप्शन नहीं है, ये बस नजरिया अलग अलग है लिबर्टी को देखने का। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी लेके आ रहा हूं, क्योंकि मिक्स है ना, प्री मिक्स, तो हर स्टैटिक से सवाल नहीं पूछ सकता, बीच में करंट का सवाल भी आपके थोड़े से वीकली करंट अफेयर्स को रिफ्रेश करने के लिए प्रोवाइड कर दे रहा हूं। बताइए फेवरेट टाइप ऑफ ऑप्शंस ऑफ यूपीएससी नाउ, राइट नाउ।
ठीक है, द आंसर इज 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए ये तो ठीक हो गया, कौन सी एक स्टेटमेंट करेक्ट है ये तो बता दीजिए। स्टेटमेंट नंबर 2। Now the first statement is wrong because contrary to popular opinion or contrary to popular knowledge, Ministry of Railways is not the administrative authority for Commission of Rail Safety. In fact, it is Ministry of Civil Aviation. तो 1961 में इसका ये नाम रखा गया कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी। अदरवाइज ये एक रेलवे बोर्ड का ही हिस्सा होता था जिसका नाम होता था रेलवे इंस्पेक्टोरेट। और रेलवे बोर्ड तो 1905 में बनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर्स रेलवे कमीशन फॉर रेल सेफ्टी का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो अगेन बेंगलुरु वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। एंड डेफिनेटली यू वुड थिंक कि यार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी में, बट अगर आप इंडिया ईयर बुक टाइप के क्वेश्चन देखते हो यूपीएससी में तो शायद हमें उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए। इसीलिए मैं अपना अप्रोच भी चेंज कर रहा हूं यूपीएससी को लेके। आई एम नॉट स्टिकिंग टू द सेम अप्रोच। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि यार ये इंडिया ईयर बुक में से कमिटीज और होम गार्ड और इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, तो क्यों ना हम भी इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस कर लें। और अगर हम साल भर प्रैक्टिस कर लें तो शायद हमारा एक आंसर सही हो जाए, है ना। दिस इज द गेम, है ना। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैं ध्यान रखूंगा कि इंडिया ईयर बुक टाइप के जो सवाल होते हैं, कमीशंस कमिटीज के सवाल होते हैं, वो मैं प्रीमिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी एडिशनल मेहनत को मैं कम कर सकूं। अब रेलवे बोर्ड एक्ट ऑफ 1905 क्या कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो उस समय ब्रिटिश एरा में होता था, रेलवे बोर्ड को ये पावर्स दी गई थी कि वो रेलवे ऑपरेशंस के लिए रूल्स बनाए। एंड इनफैक्ट रेलवे बोर्ड इज द सेफ्टी कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर रेलवेज इन इंडिया एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल, और ये न्यूज में क्यों आया था सब जानते हैं, उड़ीसा रेल ट्रेजेडी की वजह से। नाउ इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, इन द ऑर्डर ऑफ देम अचीविंग स्टेटहुड, मतलब इनको जब स्टेटहुड मिला उस ऑर्डर में अचीव करना है। और इतना तो मैं समझदार हूं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर टाइप के स्टेट्स नहीं दूंगा या कब वो यूटी बने ये नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो हर किसी को पता है। यहां पे हो सकता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो। सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज द आंसर ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज बी 1342। तो सिंपल आंसर इसका यह है कि नागालैंड स्टेट बनता है 1963 में। नागालैंड को यूटी का स्टेटस 57 में ही मिल गया था, बट स्टेट का स्टेटस 1963 में मिलता है। इसके बाद मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा वर द नेक्स्ट 3 स्टेट्स इन 1971। देन यू हैव सिक्किम गिवन स्टेटहुड इन 1975 added via the 36th constitutional amendment act of 1975. And then my dear friends you have Mizoram which was made a state in 1987 along with Arunachal. तो आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया? पहले 1, फिर मेघालय, फिर सिक्किम और आखिर में मिजोरम। तो जिनका ये सवाल का जवाब ये सही है, इसका मतलब कि उन्होंने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सही से पढ़ा है चैप्टर। आखिरी सवाल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा है। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 42nd अमेंडमेंट से आया था? सी अगेन इफ यू लुक एट इवन दिस ईयर्स पॉलिटी पेपर आई हैव डिस्कस्ड, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो 2023 का प्रीलिम्स पॉलिटी, तो उसमें भी मैंने ग्रेड्स बताए हैं कि अगर 17 क्वेश्चन आए हैं तो 17 में से 6 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल डुएबल कैटेगरी वाले हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो गलत हो गए तो फिर आपके कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, 36 से लेके 51 नंबर आर्टिकल तक है। ये सब बेसिक्स हैं, ये सब बेसिक्स हैं, और हम कई चीजें बेसिक्स जो है रिवीजन की कमी की वजह से नहीं पूरा कर पाते। और अगर हमें रिवीजन को अच्छे से समझना है या एक ही जगह पे आपको कंपाइल्ड पीडीएफ, क्विजेस, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स चाहिए कि बार बार मुझे ढूंढना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए आप हमारे प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, उस पर क्लिक करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो इस क्लास की पीडीएफ या इस क्लास के बाद जो और भी यूट्यूब पे इनिशिएटिव्स होते हैं, जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं, उन सब का आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा कि बार बार कंटेंट के लिए आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बनाया गया ग्रुप है।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा था। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे और हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट उनको हम याद कर लें, बिकॉज दे आर द सिंबल्स ऑफ चेंज, दे आर द सिंबल्स ऑफ चेंज। तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट से कौन से ऐड किए गए थे ये मैं आपको बता देता हूं। 42nd अमेंडमेंट जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उससे 43A ऐड किया गया था। 43A में to take steps to secure the participation of workers in the management of industries। तो एक तरीके से, और इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है कि जब ये अमेंडमेंट आया तो इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस और उनके अगेंस्ट जो कांग्रेस के भी बाकी फैक्शंस थे और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनमें लड़ाई इस बात को लेके थी कि कौन ज्यादा सोशलिस्ट है, कौन ज्यादा समाजवाद दिखाएगा, कौन इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए ज्यादा कदम उठाएगा। इसलिए मिसेस गांधी ने इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मूव करने की बात की। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोशलिस्ट शब्द जो है वो 1976 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय दिस सेम अमेंडमेंट, बिकॉज देयर वाज अ कंपटीशन ऑफ हु इज मोर सोशलिस्ट। Because why it was a competition? Because they wanted to show that we are pro poor and the others also wanted to show that we are pro poor। तो गरीब जनता के पास या गरीब जनता की दुख को कौन ज्यादा समझता है, इसको समझाने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए 42nd अमेंडमेंट से कई चेंजेस आए, जिसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किया गया 39F, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके साथ 39 कैपिटल ए ऐड किया गया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो आप देख रहे हो ये सोशलिस्ट वाले कई मेजर जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। आप एक बार इस स्लाइड्स में से ये देख लेना कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से अमेंडमेंट से आए। तो दोस्तों, after discussing this, I just wanted to tell you that we, for main students 2023 specifically, we have a general studies special priority group। इस special priority group के students को क्रैश, मेंस का क्रैश और मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों मिलने वाले हैं, और ये आपको एक रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, जिसमें सिर्फ मतलब 12 टेस्ट्स हैं और हर एक टेस्ट का, हर एक आंसर का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस होगा, जो मैं ही डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको मेंस क्रैश के अंदर लाइव क्लासेस के थ्रू क्वेश्चंस सॉल्व करवा के आपके मेंस की प्रिपरेशन की जाएगी, थीम वाइज प्रिपरेशन की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेंस के लिए जो समय है उसमें अगर आप जीएस में 300 प्लस से ज्यादा टॉपिक्स कवर करते हो, इनफैक्ट थीम्स कवर करते हो, तो आपका कवरेज और एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकता है। सो यू कैन गो ज्वाइन ऑन दीज लिंक्स, यू कैन यूज दिस कोड IAS Topper to get 10%, और you can use the code RAINA to get the 10% डिस्काउंट। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में प्रीमिक्स के और बेसिक सवालों के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।